तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलोसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की, और आज होगी बात पैराडॉक्स के ऊपर। आज का टॉपिक है ट्विन पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स कब आया था? जब एक इंसान 1905 में अपने पेटेंट क्लर्क ऑफिस में दुनिया को थ्योरीज देता है, वैसे 4 पेपर पब्लिश करता है जिसने दुनिया को हिला दिया। तब दुनिया उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। उस इंसान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। और 1905 के पेपर में ही वो बोलते हैं कि दुनिया जो है वो रिलेटिव है, वक्त भी रिलेटिव है। और इस बात को सोच के दुनिया ने उनके मजाक उड़ाने के लिए बहुत से पैसे अपनाए, बहुत सी चीजें आई। और उन्हीं की थ्योरी का मजाक उड़ाते हुए एक बंदे ने, मैं नाम भूल गया हूँ साइंटिस्ट का, जिन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि अगर तुम्हारी थ्योरीज से ऐसे पैराडॉक्सेस निकल के आ सकते हैं जो कि नॉनसेंस है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी थ्योरीज ही गलत है। आज उसी पैराडॉक्स के ऊपर बात होने वाली है। बात तब तक होती रहती है जब 1919 में जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन की जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साबित हो जाती है और दुनिया के अखबारों में इश्तिहार छपता है कि लॉज ऑफ हेवन आर चेंज फॉरएवर, तब जाके दुनिया सीरियस लेती है उस इंसान को कि हाँ, ये जो बातें बोल रहे थे इसमें कुछ दम था। 1905 में अगर मैक्स प्लैंक नहीं होते तो शायद आइंस्टाइन की उस मुकाम को हम आज देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातों को उस समय एक और जीनियस नहीं समझा था जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। अब बात होती है वीडियो के ऊपर कि वीडियो है ट्विन पैराडॉक्स के बारे में। ये कैसे रिलेटिविटी से निकल के आई थी, क्या थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे और कैसे उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया, कैसे उस थ्योरी को इस्तेमाल करके आज दुनिया में सब कुछ चलता है। जीपीएस चलता है, सैटेलाइट चलती है। इनफैक्ट जब एस्ट्रोनॉट्स हम जाते हैं आसमान में, सितारों के पार की दुनिया में जब जाते हैं, तो उनकी उम्र भी हमारी धरती की उम्र से अलग होती है। हम उस पर भी बात करेंगे। ट्विन पैराडॉक्स की वीडियो चालू करते हैं। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। Understanding time is essential to understanding relativity. Curiosity as to where we are, what we are. Big Bang followed by an expanding universe. You cannot go back in time. Einstein's special theory of relativity lays out the whole recipe of how you can move into the future. We do so as a function of time, but the mathematical description of velocity is moot unless we can define time. What is time? Welcome back to Sufi Tramp here once again, and once again we have a very special story for all of you. हाल ही में सुफियान ने अपनी स्टोरी में कहा था कि वो कहीं परफॉर्म कर रहा है, कई सारे वहां पर लोग आए। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आप लोगों की कहानियां सुनकर हमें और भी खुशी हुई, और आप लोगों का प्यार देखकर तो और भी ज्यादा खुशी हुई। बिल्कुल। इसी तरह हाल ही में एक और ऐसा हादसा हुआ है, एक हमें बहुत प्यार मिल रहा है दुनिया का। हाँ, तो उसी की एक और कहानी, एक स्पेशल कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। सुफियान, प्लीज टेक ओवर। तो हुआ ये कि जिस जगह मैं रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर एक सड़क किनारे एक बहुत खूबसूरत सी डोसा की दुकान है, मैं वहाँ डोसा खा रहा था। और हमारे एक दोस्त, जिनकी ये जगह है, जिनका सो कॉल्ड कह सकते हैं, ये पूरा ऑफिस है, जिसका नाम है लेट्स एंटरप्राइज, वो हमें मिलते हैं। वो मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, उन्होंने देख के बोलते हैं कि यार आप यहाँ पर मिले, हम आपकी वीडियोस को बहुत वो करते हैं, अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने कहा ये तो आपका प्यार है कि आप हमें इतना अच्छा देख पाते हैं और आप हमें इतना बढ़ावा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि हमारे ऑफिस आओ, हम बात करते हैं। वहाँ पर बहुत क्रिएटिव काम करते हैं बाय द वे यहाँ पर। और ये अभी धीरे धीरे आपको दिखेगा कि मैं मोस्टली अब वीडियो शायद यहीं शूट करता हूँ यूट्यूब की। कुछ दिनों तक इतना प्यार मिला, इतनी अच्छी स्पेस मिली, इतनी क्रिएटिव स्पेस मिली, तो जहाँ पे क्रिएशन हो सकती है तो क्रिएटिविटी यहीं रहेगी। उनका नाम आप बता दीजिए। So Aditya sir and Mr. Sarjeel, thank you very much. Thank you so much for this. Thank you so much for inviting us and letting us use your space. इसी तरह आप लोग का अगर प्यार मिलते रहेगा, और अगर इसी तरह हम भी आपको उतना ही प्यार वापस दे पाए, तो शायद कल की दुनिया थोड़ी और बेहतर हो सकती है, जहाँ पे साइंस के ऊपर चिंतन करेंगे लोग, जहाँ पर प्यार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो पे वापस आते हैं। तो यस, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन पैराडॉक्स के बारे में। बात यह है कि जब आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और बाद में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ आए, तो एक्चुअली वो करना क्या चाह रहे थे? तब तक अप अंटिल 1905 हमारा दुनिया को समझने का तरीका वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा योगदान न्यूटन साहब का बहुत था। लेकिन जब आइंस्टाइन आते हैं तो उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बात करके, स्पेशली इनर्शियल फ्रेम्स वगैरह, जो सुफियान आगे बताएगा, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो में यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो ठीक है,
तो बात करते हैं कि जमाना कैसा था उस समय। हाँ। उस समय जमाना ये था कि न्यूटन साहब की बातें होती थी और जिन्होंने भी बहुत पूरी की पूरी फिजिक्स जब समझा रहे थे दुनिया, तो वो ये मानते थे कि टाइम एक चीज है जो कि है एब्सोल्यूट, जो यहाँ भी वैसा ही चल रहा है, सूरज के पास भी वैसा चलेगा। इनफैक्ट ब्रह्मांड के हर कोने में टाइम की रफ्तार सेम है। मानो कि टाइम एक तीर की तरह है, उसको मैंने कमान से छोड़ दिया है और वो एक कैसे स्पेस में चले जा रहा है और बिना रुके चले और ही जा सेम रहा है, स्पीड से और चले ही जा जा रहा है। मगर जब मगर आइंस्टाइन आते हैं अपनी आइंस्टाइन थियरी के साथ आते हैं, हाँ। तो एक्चुअली ये जो जब इवेंचुअली उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो कई सारी चीजें, लगभग सारी ही चीजें कि मैथमेटिक्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों पूरी तरह से बदल गई। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? ये इसीलिए आइंस्टाइन को जीनियस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न साइंस एंड द वर्ल्ड अराउंड अस हैज कंप्लीटली चेंज्ड। वही ना, क्योंकि पहले हमको लगा टाइम एब्सोल्यूट है, ब्रह्मांड में हर जगह सेम चल रहा है। उसके बाद यही बातों को देखते हुए उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट में किया था जो कि बहुत पॉपुलर है, एक वेब सीरीज आई थी जीनियस, जिसके अंदर उसका इस्तेमाल किया गया था। कि उन्होंने बोला, मान लो मैं ट्रेन पे खड़ा हूँ, ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन चल रही है और धरती से, मतलब ग्राउंड फ्रेम से देखता हूँ, दो बिजली ए और बी पॉइंट पे सेम टाइम पे खड़कती है। तो क्या ट्रेन पे चलने वाले बंदे को वो दो बिजलियां एक साथ खड़कते हुए दिखेंगी? इस थॉट पे उन्होंने पहले एक चीज प्रपोज करी जब उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया था, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, सी जो है, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट यूनिवर्स, और आप मोशन में रहो, आप नहीं रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको उसी रफ्तार में दिखेगी। इनफैक्ट अगर आप ऐसा कहते हैं, वैसे होगा नहीं, कि उनका एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर आपने अपने सामने आईना रख दिया और आईना आप उस आईने को देख रहे हैं और आप भाग रहे हैं दबा के, स्पीड ऑफ लाइट पे भाग रहे हैं, तो क्या आप अपना चेहरा देख पाएंगे? ये आपसे सवाल है। क्यों? कि देखिए, हमारे चेहरे से लाइट निकलती है, आईने पे टकराती है और वापस आती है। अब हम स्पीड ऑफ लाइट पे ही चल रहे हैं, तो जो लाइट मेरे से निकल रही है, तो क्या मैं उस पर ही सर्फिंग कर रहा हूं? और जब मैं सर्फिंग कर रहा हूं तो लाइट कभी आईने को टच करेगी ही नहीं और वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो टेक्निकली चेहरा नहीं दिखना चाहिए, वैसे दिखता है। ये पैराडॉक्स को सॉल्व वहीं पे कर देते हैं, दिखता है वो। हाँ, और ऐसे ही कई सारे सवाल उन्हीं की थियरी खड़ी कर रही थी, जो इसका जवाब कुछ इंस्टेंसेस में आइंस्टाइन मानने को तैयार नहीं थे, कुछ इंस्टेंसेस में वो जवाब से सहमत नहीं थे, जिसका उदाहरण भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स वाज अ पॉसिबिलिटी। वो तो खैर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात थी, तब तक तो खैर उनको बहुत सीरियस ले भी चुके थे 1919 में। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं ट्विन पैराडॉक्स की, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं जब उन्होंने पहली बार थ्योरी दी, पहली बार उन्होंने बताया जब दुनिया को, देखो भाई, ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट फॉर एनी फ्रेम जो है वो कांस्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप सबको पता है, ऐसा फ्रेम जहां पर आपको एक्सेलरेशन 0 मिले, यानी कि वहां पे कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी हो, तो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो उनके हिसाब से ये हो गया था। अब देखिए, अब आइंस्टाइन क्या थे? एक क्लर्क थे भाई। तो उनकी मजाक उड़ाने के लिए लोगों ने बोला, जिससे जन्म होता है ट्विन पैराडॉक्स का, कि सोचो ट्विन पैराडॉक्स क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी बात है, आपके दो भाई हैं, मतलब ट्विन्स लोग हैं, एक धरती पर आ जाता है और एक क्या करता है, रॉकेट पे बैठता है और मस्त भागता है 0.99 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, लगभग। क्योंकि अब स्पीड ऑफ लाइट तो कोई अचीव कर नहीं सकता, वो भी बाद में आगे चल के हम बहुत सारी वीडियो में बोल रखे हैं, इसको अभी डिस्कस नहीं करते। अब क्या होगा, आइंस्टाइन साहब की थ्योरी कहती थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि टाइम भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। इसका मतलब उनमें से एक पॉसिबिलिटी निकल के आता है कि अगर आप मोशन में हैं तो आपके लिए स्पीड ऑफ टाइम जो है वो कैसा होगा, बहुत आराम से चलेगा। कोई चीज मोशन में है तो स्पीड ऑफ टाइम की चलने की रफ्तार कम हो जाएगी, और आप रुके हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो एक नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि देखिए, एक बंदा धरती पे रह गया था, ट्विंस में थे, एक बंदा धरती पे, दूसरा बंदा मस्त रॉकेट को लेके उड़ गया। तो धरती वाला बंदा रुका हुआ है, वो रॉकेट में चला गया दूसरा बंदा, अब वो मोशन में है। इसका मतलब क्या होगा, जो चीज मोशन में है, स्पीड ऑफ टाइम क्या होगा, टाइम धीरे धीरे रन करेगा। अब वो बंदा धरती के हिसाब से अगर 50 साल में लौट के आए, तो धरती वाले को बुढ़ा हो चुका होगा 50 साल में, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट के एकदम करीब चल रहा था, यानी कि टाइम बहुत स्लो चल रहा था उसके लिए, तो शायद उसकी जो उम्र बीती होगी वो 3-4 साल ही बीती होगी। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। अब बात आती है जावेद अख्तर की एक पोइट्री बेस पे, कि चलती गाड़ी से बाहर देखो तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टी समत जा रहे हैं। यानी कि अगर आप एक मस्त कांस्टेंट मूविंग ट्रेन में बैठ जाएं और खिड़की से बाहर देखें और आप भूल जाएं अपने सेंसेस को,
तो आपको क्या लगेगा कि आप तो रुके हुए हैं, ये आपकी जमीन साकित है, ट्रेन साकित है और नीचे की धरती ही आपके पैरों के नीचे से भागे जा रही है पीछे की तरफ। यानी कि जो बंदा रॉकेट में बैठा था उसके लिए वो तो रुका हुआ ही है, धरती भाग रही है भाई पीछे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखो, हम रिस्पेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। आइंस्टाइन साहब की थ्योरी जो है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बोलती है कि हर फ्रेम के हिसाब से इस फिजिक्स को अप्लाई होना चाहिए। तो भैया हम इसकी इज्जत करेंगे जो रॉकेट में गया, टेक्निकली उसके लिए तो रॉकेट मूव नहीं किया है, वो तो रुका हुआ है, धरती भाग गई है। यानी कि धरती पे जो हो रहा है वो मोशन में था, रॉकेट वाला बंदा रुका हुआ था। मतलब कि 50 साल बाद रॉकेट में बैठा बंदा बुढ़ा हो जाना चाहिए था, धरती पे बैठे हुए बंदे का 2-3 साल गुजरे होने चाहिए थे। मतलब कि धरती का बंदा जवान होना चाहिए एज कंपेयर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रॉकेट। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस धरती वाले बंदे के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से रॉकेट में बैठा बंदा जवान होना चाहिए, वो बुढ़ा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं जवाब दूं आपको कि ट्विन पैराडॉक्स किसने सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था और ये क्या है, एक काम करते हैं, ट्विन पैराडॉक्स को सॉल्व ही करवा लेते हैं एआई से। जमाना एआई का है भाई, और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं AIFiesta.ai। रीजन बहुत सिंपल है, इसके अंदर 6 अलग अलग एआई जायंट्स हैं और आप भी समझते हैं कि सारे एआई जायंट्स अलग तरीके से ट्रेन होते हैं, जिस वजह से जवाब भी थोड़ा अलग ही देते हैं। और कभी कभी होता है कि किसी सवाल का जवाब एक एआई अच्छा दे रहा है और किसी का दूसरा दे रहा है। तो यहाँ पर बाय द वे इसके अंदर आपके सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल भी इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लगा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे प्रीमियम मॉडल मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। और एक और चीज, अगर आपको सिर्फ सिंगल किसी एआई से बात करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे कि मैंने जेमिनाई पे क्लिक किया तो सिर्फ अब मैं जेमिनाई से बात करूंगा, इसको क्लिक करिए तो वापस सारे के सारे मॉडल जवाब दे रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब आप ही पूछ लीजिए कि ट्विन पैराडॉक्स का जो आपको सवाल पूछना है इसमें पूछिए। ऑल राइट, तो मैं पूछता हूँ, एक्सप्लेन मी ट्विन पैराडॉक्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। क्या बात है, अब इसके जवाब अलग आने चाहिए। रीजन भी बहुत सिंपल, चैलेंज सबके लिए सेम है, तरीके से जो ट्रेन हुआ है वो अलग है और जवाब भी इसलिए अलग ही आएंगे। आप देख भी सकते हैं शायद, हाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक, इन सब ने जवाब दिए हैं, जिसमें से आप अब तक तो मुझे लगा डीप सीक का सबसे छोटा आंसर है, परप्लेक्सिटी का थोड़ा बड़ा है, हाईली रिसर्च करके बताता है, गेस क्लाउड का छोटा है, सब छोटा ही। तो ये चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मगर सुफियान भाई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि यार टोकन्स थोड़े कम हैं, शायद इनफ नहीं है यूज करने के लिए, तो उसका क्या? 4 लाख टोकन्स थे पहले, मगर डॉक्टर साहब अब 3 मिलियन हो गए हैं, यानी कि 30 लाख हो गए। 4 लाख टोकन्स में दिक्कत क्या आ रही थी कि बात है 6 अलग अलग एआई एजेंट्स हैं, 6 एक साथ जवाब दे रहे हैं तो सारे इंक्लूड हो जा रहे हैं। मगर अब 30 लाख है, बहुत सफिशिएंट है, जितना हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सारे के लिए सफिशिएंट है इसके अंदर। मगर सुफियान भाई एक और बात मुझे ये पूछनी थी कि इस नए अपडेट में और क्या खास है, क्या मैं फाइल्स अटैच कर पाऊंगा? ऑब्वियसली, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अब अटैच फाइल का भी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे क्लिक करिए, आपको किसी स्पेसिफिक पीडीएफ से, डॉक्यूमेंट से, किसी से भी बात मतलब उसके अंदर सवाल के जवाब निकालने, आप अपलोड करिए, अपने सवाल पूछिए और ये भी AIFiesta.ai कर देगा। अब सुफियान भाई एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या है कि ये जो चैट बॉट्स हैं ये तो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, अगर मुझे लेटेस्ट अपडेट यूज करनी है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे करूंगा? वो सारे के सारे लेटेस्ट वर्जन इस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी आ जाएंगे। जैसे जैसे एआई अपडेट होता रहेगा, कोई चैट मॉडल नया आता रहेगा, वो AIFiesta के अंदर भी इंक्लूड होते ही रहेगा, समझे? मगर यार एक और तकलीफ होती है मुझे, कभी कभी मैं जब सवाल पूछता हूँ ना तो मुझे जिस तरह का एक्यूरेट आंसर चाहिए वो मिलता नहीं है, शायद मेरे प्रॉम्प्ट्स कमजोर हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपसे किस भाषा में बात करता हूँ? हिंदी, क्योंकि आपको समझ में आती है, मुझे समझ में आती है, मेरी इंग्लिश की टांग टूटी हुई है। मगर एआई से बात करने के लिए आपको लगते हैं प्रॉम्प्ट्स। आप अपनी बातों को कैसे उन तक पहुंचाएंगे, जितना आप क्लियरली अपनी बातों को एआई तक पहुंचाएंगे उतना क्लियर वो जवाब देगा, इसलिए लगती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मगर अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस AIFiesta.ai को लेंगे तो आपको 5,000 रुपए की वर्थ की जो बुक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बुक है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं बुक है, वो आपको फ्री मिल जाएगी। तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। अब किसका पर्सपेक्टिव, किसकी दुनिया, किसकी चीजें सही है? क्या रॉकेट वाला सही है या धरती वाला सही है? अब आप मुझे बताइए। ये उड़ाया गया था मजाक, और मैं आपको कहूँ टेक्निकल टर्म्स में ये कोई पैराडॉक्स भी नहीं है, ये बोलने के लिए पैराडॉक्स कहते हैं, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, मैं बता दूंगा। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कौन सही है? पहले दोनों पर्सपेक्टिव क्या है?
कि एक तरीके से अर्थ का ट्विन जो है वो यंग रहेगा और स्पेस वाला या स्पेस वाली बूढ़ा हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि स्पेस वाले के हिसाब से स्पेसशिप में भाग के गया उसके हिसाब से वो रुका हुआ था और दुनिया चल रही थी। और लॉजिक क्या कहता है, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो स्पीड ऑफ टाइम कह लीजिए इसको, टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है। यस, तो वो ही है कि एज फार एज आई नो, हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस ये किया था कि जैसे एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगता है तो दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। बिल्कुल। तो अगर जो ट्रैवलिंग ट्विन है वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है तो उसको भी टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस होगा, तो उसके लिए टाइम स्लोली पास होना चाहिए, तो वो यंग रहेगा या रहेगी। और अर्थ वाली क्योंकि रिलेटिव टू अगर मान ले मोशन में नहीं है तो उसके लिए टाइम वैसे ही चलता रहेगा। अर्थ में जो ट्विन है वो एज हो जाएगा। बताइए, अर्थ में जो ट्विन है एज हो जाएगा और जो उड़ रहा है वो नहीं होगा एज। ये पैराडॉक्स देखो, यही इसलिए लोगों का दिमाग खराब होता है, एक्चुअली बाल पकड़ लेते हैं। देखो डॉक्टर साहब आपने बोला, सही बात बोली, टाइम डायलेशन होता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने बोला रॉकेट वाला बंदा जा रहा है तो उसको टाइम डायलेशन होगा, स्लो चलेगा। बात सारी वही तो है कि रॉकेट वाले बंदे की नजरों से, उसकी आंखों से तो वो रुका हुआ है, धरती चल रही है। तो इसका मतलब धरती ही एक रॉकेट थी रॉकेट वाले के हिसाब से। रॉकेट वाले को लगता है मैं चेयर पे ऐसे बैठा, ये मान लीजिए स्पेसशिप है, मैं आपको बताता हूँ, ये स्पेसशिप है, मैंने सब खिड़कियां बंद कर रखी है और मैं भूल गया हूं अपनी याददाश्त। और मान लीजिए ऐसे ही मैं किसी बस में या किसी रॉकेट में बैठता हूं, याददाश्त भूल जाता और ऐसे कमरा होता और वो मोशन में होता, तो क्या मुझे कभी पता चल पाता कि मैं मोशन में हूं या फिर धरती मोशन में? नहीं। सही है, यही बात है। तो अभी रॉकेट वाले के हिसाब से धरती वाला बंदा मोशन में था, इसका मतलब टाइम डायलेशन फील करेगा धरती वाला, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा धरती वाला। तो यानी कि धरती वाला जवान रहना चाहिए था और वो बुढ़ा हो जाना चाहिए था। धरती वाले के हिसाब से आपने बता ही दिया कि धरती वाला बुढ़ा हो जाना चाहिए था और रॉकेट वाला जवान रहना चाहिए था। अब सच कौन बोल रहा है? गुड क्वेश्चन। नो ब्रदर नो, दिस इज नॉट अ पैराडॉक्स। दिस इज, देखो पैराडॉक्सेस निकलते हैं सारे सिमेट्री से। यस, ठीक है। हम तब बोलेंगे दोनों सिचुएशन सेम है जब हर एस्पेक्ट में वो सेम रहे। ठीक है, ओके। और ये जब मजाक उड़ाया गया था आइंस्टाइन का तो कितना सिंपल जवाब आता है। बिल्कुल ये बात मानी जाती है कि इनर्शियल फ्रेम में सारे के सारे फिजिक्स के लॉ सेम चलते हैं। ये न्यूटन भी क्या क्या कहते हैं, जैसे हम बात भी करते हैं, अगर सारे न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होते हैं, लेकिन आप अगर लिफ्ट में बैठ जाओ और जल्दी से ऊपर मुड़ती है तो क्या होता है, ऊपर चलती है तो आपको धक्का फील होता है। वहां तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा आप पे, लेकिन तब भी आपको एक फोर्स महसूस होती है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सारे लॉ टूट जाते हैं, वैसे आइंस्टाइन के भी टूट रहे हैं मान लीजिए। अब जो रॉकेट में बंदा गया है वो धरती पे वापस आ रहा है कि नहीं? यानी कि वो मुड़ के वापस आएगा। और हम सबको पता है यार, पहली बात तो मुड़ने के लिए वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा और चक्कर मार के वापस आना पड़ेगा। तो डीसेलरेट और फिर वापस एक्सेलरेट। ठीक है, बहुत खूबसूरत सी बात है। आप देखिए अपने साथ, आप लिफ्ट में बैठे होते हैं, लिफ्ट जैसे ही मूव करती है, एक्सेलरेट करती है, इनिशियल जीरो से कोई स्पीड अचीव करती है, आपको धक्का फील होता है, आपको समझ में आ जाता है कि आप मोशन में थे। करेक्ट। तो रॉकेट में जो बंदा ये अपनी नजर से देख रहा था दुनिया की, उसको लग रहा होगा यार अर्थ मूव कर रही है, वो जैसे ही उसकी रॉकेट ब्रेक मार के पीछे की मुड़ना चाहेगी, उसको समझ में आएगा अरे धोखा दिया साहब, ये तो मैं मोशन में था। इसका सिंपल आंसर ये है कि इवेंचुअली सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि जब रॉकेट वाला बंदा वापस धरती पे आना चाहेगा उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, और पाथ चेंज करने के लिए अगर मान लो कोई कैसे भी टर्न ले लेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फील होगा, कोई भी किसी भी सेंस का एक्सेलरेशन उसको फील हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन फील होगा सिमेट्री टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि एक है इनर्शियल फ्रेम जो जहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप इस फिजिक्स को अप्लाई कर ही नहीं सकते। बाद में तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी है, लेकिन मैं आपको एक वर्बल सॉल्यूशन बोल रहा हूं कि उसको धोखा फील हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भैया वही मोशन में था, और जब वही मोशन में था तो टाइम डायलेशन भी वही फील करेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी वही फील करेगा, और जवान भी वही रहेगा। इसीलिए जब वो धरती पे आएगा वापस तो देखेगा उसका जो सगा भाई था वो बुढ़ा हो चुका है और वो जवान रह चुका है। यही है ट्विन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन। और आइंस्टाइन साहब जब ये सब समझा दिए तब भी दुनिया उनको सीरियस नहीं ले रही थी। 1919 में सर आर्थर एडिंगटन साहब की वो तस्वीरें
दुनिया के रुख बदल देती है, अखबारों में इश्तिहार छप जाता है कि लॉस ऑफ हेवंस आर चेंज्ड फॉरएवर इंडीड। ये था सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया? खैर हाँ, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा और सवाल पूछो। सवाल ये है कि अगर मानो वो मुड़ के आता नहीं है, वो दूर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, तब क्या होगा? सिंपल बात, जाने के लिए तो रुकना पड़ेगा। आप समझे? हाँ, मुड़ के नहीं आ रहा, कितना चल जाए ना, किसी प्लेनेट पे उसको रुकना है तब भी तो उसको रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए उसको डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा। जैसे ही फ्रेम बदलेगा, जैसे ही डीएक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, फीलिंग आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रीज नहीं है। एक इनर्शियल फ्रेम में रह गया है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया है। जैसी सिमेट्री टूटेगी, फिजिक्स अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब वही बंदा मोशन में था, तब भी सेम आंसर मिलेगा। ओके, सारी बात थी परसेप्शन का। परसेप्शन ये जो भ्रम था, उसका सो कॉल्ड भ्रम था कि वो मोशन में नहीं है, दुनिया मोशन में है, वो टूट जाएगा जैसे ही उसको रुकना पड़ेगा। डीएक्सेलरेट या एक्सेलरेट, वैसे ही फ्रेम चेंज हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, नॉन इनर्शियल आ जाएगा। और यही तो बात थी, आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों शुरू की थी? आपने कभी सोचा है? आइंस्टाइन साहब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे चुके थे। कंडीशन ये थी, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होती थी। यानी कि जब मोशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी अप्लाई होती थी वो चीज। उसी को जनरल इसलिए कहा गया क्योंकि अब उसने सब चीज कवर कर लिया। उन्होंने एक्सेलरेशन कवर कर दिया, और जब उन्होंने एक्सेलरेशन कवर किया तब उनको समझ में आया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, वो एक्चुअली हम गिर रहे हैं, स्पेस हमें धक्का दे रहा है, स्पेस टाइम फैब्रिक में हमारा एक्सेलरेशन है वो। यानी कि ग्रेविटी बस एक इफेक्ट है स्पेस टाइम के कर्वेचर का। तब जनरलाइज कर दिया उन्होंने। जिनकी मैथमेटिक्स, जनाब आप भी अब अगर 11th 12th या आप किसी जॉब वॉब कर रहे होंगे, आप भी नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे इन्वॉल्व होती है एक्सेलरेशन, जैसे 2-3 डिग्री चालू होता है, आपके तोते उड़ जाएंगे। अब सोच के देखो, आइंस्टाइन साहब को दुनिया की सच्चाई बदलनी थी, दुनिया को एक करना था, स्पेस को एक करना था, एक्सेलरेशन को एक करना था, स्पीड को एक करना था। तब जन्म लिया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सॉल्व करने के लिए 10 साल लग गए थे उनको मैथमेटिक्स। यस, और 6 दिन में अकेले कर भी नहीं पाए थे, नहीं भी कर गए, और 6 दिन के अंदर बाय द वे हिल्बर्ट साहब कर गए थे सॉल्व, जस्ट बच गए थे आइंस्टाइन। और उनके नाम भी आज शुमार है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स भी आइंस्टाइन, डेविड हिल्बर्ट ने काफी मदद की। बाद में उन्होंने उनको क्रेडिट दे दिया था। तो ये थी वो दुनिया, ये था ये ट्विन पैराडॉक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। डॉक्टर साहब, आपको कोई क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चंस। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आइंस्टाइन की दोनों थियरीज ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी, सॉरी, ये दोनों एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स ही इतने, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग से ये कितने आगे के कॉन्सेप्ट हैं, है ना? कि हमें, मुझे, शायद तुम्हें भी 12th तक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाई गई थी, है ना? जो लोग बीएससी करते हैं उन्हें भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। वो एमएससी में आकर हम रिलेटिविटी में घुसते। तो क्या है कि ये एक हमारी कोशिश है कि हम हमारे लिसनर्स को, खुद को भी कैचअप कराने की, क्योंकि क्या ये 100 साल पहले हो चुकी है ये चीज, मगर इसे समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इसे समझेंगे तब इसका एक इसका रिजल्ट ये है कि इंटरस्टेलर जैसी मूवीज बन पाती हैं, जहां वो मैटर ऑफ फैक्टली कई सारी चीजें ऐसी कह देता है जो जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी मैंने कहा ये तो साइंस फिक्शन है, क्या है। चलो, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, मैं आपको समझाऊंगा। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो 2 चीज फील कर रहे होते हैं। पहली बात, वो धरती से दूर जाते हैं। आइंस्टाइन साहब ने कहा था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि जितना तुम ग्रेविटी के पास रहोगे, टाइम स्लो हो जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ के बाहर जाता है, दूर जा रहा है, इसका मतलब टाइम उसके लिए फास्ट रन करेगा, वो अर्थ से दूर जा रहा है। मगर वो जिस सैटेलाइट में, मतलब जो स्पेस स्टेशन में बैठा है, वो धरती के अराउंड घूम रही है, वो मोशन में। अब देखो 2 चीज एक साथ मिल रखी है। आप देखो, इसका सिंपल सोल्यूशन नहीं होगा, आपको एक प्रिसाइज मूवमेंट पे आना पड़ेगा। सोच के देखिए, आप धरती से दूर है, ग्रेविटी की वजह से आपका टाइम कम खींच रहा होगा, मतलब कि आपका टाइम जल्दी चल रहा होगा। आप मोशन में है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है क्या, कि अगर आप मोशन में हैं तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा। तो एक की चीज को तेज चल रहा है, एक चीज को इसलिए धीरे चल रहा है। अब दोनों का मिक्सचर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। आई गेस हमारी जब एस्ट्रोनॉट जो अभी स्पेस में फंसी हुई थी, उनके साथ ये हुआ था। उनको ये कहा जाता है कि वो जवान होके आए अर्थ के मुकाबले। रीजन बीइंग, दोनों इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट ज्यादा काम कर गया? उनकी स्पीड जो उसके अंदर थी, क्या नाम है, जो ऑर्बिट कर रहा था उनका स्पेस स्टेशन, वो वहां पे काम कर गया। बट ये बहुत छोटा चेंज है, ये शायद हम पर से माइक्रो सेकंड में था। हाँ,
माइक्रोसेकंड में। बट यही है कि एक्चुअली ये स्केल्स जब बढ़ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे जब एग्जांपल्स देते हैं, जब भी स्पीड या मोशन को हम डिस्कस करते हैं तो वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट रहता है। नहीं, लेकिन ये इस छोटी स्पीड से भी हमारे सैटेलाइट को बार-बार सही करना पड़ता है, जीपीएस एग्जैक्टली इतना छोटा टाइम से बट वो भी आप देखिए ना, वो स्पीड भी कितनी रहती है, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर में रहती है, जो अर्थ पे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। वही बात है। इसलिए at very high speeds things start to act a little strange and अब जो है इसको और strange नहीं बनाते हैं, इसके ऊपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सिर्फ मैं ट्विन पैराडॉक्स को समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं रील बनाऊंगा इसके ऊपर, वो भी आने वाली है, तो मैंने इसको सोचा वो थोड़ी क्रिएटिव रील है, थोड़ा मुश्किल हो रही है, मेट्रोज में शूट करने का सोच रहा हूँ मैं। तो मेट्रो का एक टेक, मतलब कि अगर मान लो मेट्रो बंद हो गई और कैमरा सही नहीं लगा तो दोबारा मेट्रो का इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा लंबी वीडियो होने वाली है। तो यही है, ये ट्विन पैराडॉक्स था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप बताइए, सॉल्यूशन मैंने एक सवाल का पूछा था, वो भी जवाब दीजिएगा, मिरर वाला, कैसे और क्यों। तो वीडियो खत्म करते हैं। तो ये वीडियो थी आइंस्टाइन साहब के बारे में, ये वीडियो थी ट्विन पैराडॉक्स के बारे में, ये वीडियो थी ऐसी साइंस के बारे में जब दुनिया को पहली बार मिली तो दुनिया कंफ्यूज हो गई, उसका मजाक उड़ाने लगी। फिर भी ये वीडियो थी उस इंसान के बारे में जब 1919 में उसने दुनिया के सारे लॉज को चेंज कर दिए, जब साबित हो गया कि आइंस्टाइन सही बोल रहे थे। और ये वीडियो थी आपके और हमारे बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।